नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 30 और 31 जुलाई का करंट अफेयर एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 30 तारीख को और 31 तारीख को जो भी न्यूज़ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही है उनको आज इसी सेशन में देखने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, एक रिपोर्ट है। ये क्या है? एक रिपोर्ट है जिसका जो पूरा टाइटल है वो ये है कि द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइट्स फ्रॉम सिचुएशनल डाटा एनालिसिस एंड द नीड फॉर द टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। ये इस पूरी रिपोर्ट का एक नाम है। ठीक है, नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा तस्करी किए गए बच्चों को कहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों की तस्करी की जाती है, बच्चों का जो अवैध अपहरण कर लिया जाता है, ठीक है, उनको फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों की तस्करी की जाती है, उस तस्करी के बाद उसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर लेकर आया जाता है, ठीक, वो अपने को देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इस रिपोर्ट के अनुसार वो सबसे ज़्यादा तस्करी किए हुए बच्चों को लाया जाता है जयपुर में। कहाँ पर लाया जाता है? जयपुर में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि जयपुर में सबसे ज़्यादा तस्करी होने के बाद बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है और उनसे मतलब उनसे अवैध कार्य करवाए जाते हैं या फिर उनको गलत कार्य में डाल दिया जाता है। ठीक, तो ये सारे इस मतलब इसके इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा जारी की गई है, पहले तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक एनजीओ है जैसे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन डिफेंस फाउंडेशन। ठीक है, एक तो ये वाला एनजीओ है, दूसरा है एनजीओ गेम्स 24/7। इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये 2 एनजीओ हैं, दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। देखो रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा बच्चों की तस्करी कहाँ पर हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे उठाए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों का अपहरण किया गया है कहाँ से? उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश से। ठीक, उसके बाद अपहरण करने के बाद उसको कहाँ पर लाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लाया जाता है जयपुर में, उसके बाद नई दिल्ली में लेकर आते हैं लोग उसको। ठीक है, देखो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को सबसे ज़्यादा कहाँ पर लाया जाता है? जयपुर में लाया जाता है। ठीक है, देखो कोरोना के बाद जो ट्रैफिकिंग के मामले हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगर कोरोना से पहले की बात करें कि 2016 से 2019 के बीच की अगर बात करें तो सालाना यानी कि प्रति वर्ष कम से मतलब औसतन 267 बच्चों की क्या की जाती थी? तस्करी की जाती थी, यानी कि ट्रैफिकिंग होती थी। सालाना 267 बच्चों की ट्रैफिकिंग होती थी। ठीक है, लेकिन अगर कोरोना के बाद की बात करें, ठीक है, 2021-22 का अगर डेटा देखें तो 2021-22 में देखो ये जो डेटा है वो बढ़कर 1214 तक पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि तस्करी के मामले में बहुत ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है कोरोना काल के बाद में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कही गई है इस रिपोर्ट के भीतर। ठीक है, तो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं जो कि अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, और उनमें से सबसे जो प्रमुख हैं वो 4 हैं। एक है अनैतिक दुर्व्यापार, जो निवारण अधिनियम कब पेश किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 1956 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम, इसको 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, तो बाल श्रम प्रतिषेध व निरसन अधिनियम 1986 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, पोक्सो एक्ट जो कब से लागू हुआ है? 2012 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ कानून दिए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का या किसी महिला का या पुरुष का, ठीक है, अनैतिक दुर्व्यापार करता है, यानी कि उसको किसी गलत कार्य के लिए खरीदता है और बेचता है, ठीक है, तो वो इस कानून के तहत क्या माना जाएगा? एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे से या किसी महिला से, पुरुष से बंधुआ मजदूरी करवाता है, बंधुआ मजदूरी का मतलब यह है कि उसको बिना पैसे दिए गए, ठीक है,
उसको बिना पैसे दिए मजदूरी करवाता है, मजदूरी के बदले उसको कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसे इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है, या बेगारी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो बेगारी है, बंधुआ मजदूरी है, इसको बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 के तहत एक अपराध माना गया है, ठीक है, और इसमें दंड का उल्लेख भी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक से श्रम करवाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो बाल श्रम प्रतिषेध व निरसन अधिनियम 1986 में, ठीक है। और कोई व्यक्ति बालकों का, ठीक है, यौन शोषण के लिए और यौन शोषण करता है या फिर उनका उत्पीड़न करता है, तो उसको पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सजा दी जाती है, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये बच्चों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अधिनियम है, कानून है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में सर्वाधिक शाकाहार भोजन अपनाने वाला शहर कौन सा है, ठीक है। ये देखो, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसने 2022 में, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सर्वाधिक शाकाहार भोजन अपनाने के मामले में जो जयपुर है वो शीर्ष स्थान पर है। देखो, ये चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में ऐसा देखा गया है कि जो जो साइलेंट हार्ट अटैक हैं उनके मामलों में वृद्धि हुई है, ठीक है, कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई है, ठीक। तो एक तरफ तो देखो साइलेंट हार्ट अटैक में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ जो जयपुर है, ठीक है, वो शाकाहार भोजन को अपनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंसर के मामलों को देखते हुए, साइलेंट हार्ट अटैक के मामलों को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, अब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शाकाहार अपनाने वाला जो शहर है वो फिलहाल में कौन है, जयपुर है, ठीक। देखो, ये जो रिपोर्ट जारी की है इसने कब की थी, 2022 में इसने रिपोर्ट जारी की थी। अगर उस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देखिए शीर्ष स्थान पर कौन दिख रहा है, ठीक है, तो जयपुर है, ठीक। बाद में अगर बात करें, जयपुर के बाद में इंदौर का नंबर है। यहाँ पर 49% जो लोग हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं, ठीक है। भोपाल में 42% लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। उसके बाद मेरठ है, 36% लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। तो ये तमाम डेटा दिया गया है। यहाँ पर है दिल्ली, इसमें 30% लोग ही केवल शाकाहारी भोजन, ठीक है, ग्रहण करते हैं। बाकी जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से डेटा दिए गए हैं। उसमें अपने को याद रखना है जयपुर, ठीक है, क्योंकि जयपुर शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान की जो वैकेंसी है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अगर बात करें भारत के शीर्ष 10 वेजिटेरियन राज्यों की अगर बात करें, ठीक है, राज्यों की अगर बात करें, इसी रिपोर्ट में राज्यों का डेटा भी दिया गया है। तो राज्य में जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। कितने, 74.9% लोग शाकाहारी भोजन को खाना पसंद करते हैं, ठीक। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, फिर पंजाब, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो दिल्ली है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये तमाम डेटा दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद अगर पूरे मतलब विश्व में देशों की बात करें, पूरे विश्व में अगर देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शाकाहारी भोजन कहाँ पर खाया जाता है, ठीक है, तो भारत में खाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, भारत में, ठीक है। तो ये मतलब पूरे विश्व का डेटा है, ये राज्यों का डेटा है और ये शहरों का डेटा है। इनमें आपको याद रखना है पूरे विश्व में हम अव्वल नंबर पर हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान में भी अगर शहरों की बात करें, ठीक है, तो जयपुर शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो ये सारे डेटा हैं। बाकी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये 3 उद्देश्य दिए गए हैं, उनमें से अपने को डिसाइड करना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा जो योजना है इसका जो उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला है कि राज्य के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये जो निःशुल्क उपलब्ध जो इलाज उपलब्ध करा रही है राजस्थान सरकार, वो किस योजना के तहत, तो देखो वो तो है तो चिरंजीवी योजना, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा अलग है। उसका नाम है जैसे चिरंजीवी, ठीक है,
स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या नाम है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसका नाम है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। अपने को देखना है जो जीवन रक्षा योजना है उसका उद्देश्य क्या है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि राज्य के बीमित परिवारों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, वो भी इस योजना के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो इस योजना, ये जो 10 लाख का बीमा है वो किस योजना के तहत आता है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आता है। ठीक है, ऊपर वाला स्वास्थ्य बीमा योजना थी, ठीक, और नीचे वाला ये दुर्घटना बीमा योजना है। देखो नाम में थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है, और भविष्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से सोच समझ के उसको करना है। दुर्घटना बीमा योजना है। देखो इसको कब शुरू किया गया था? तो ये की गई थी 1 मई 2021 को ये शुरू की गई थी। ठीक है, और ये जो योजना शुरू की गई है वो 1 मई 2022 को शुरू की थी। ठीक, एक साल बाद में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जो अपना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो घायलों को अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये किसका उद्देश्य है? मुख्यमंत्री जीवन रक्षा बीमा, सॉरी, जीवन रक्षा योजना का इस उद्देश्य है। ठीक है, तो इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो 6 सितंबर 2021 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कब लागू की गई थी वो भी आपको डेट भी याद रखना है, कब लागू की गई थी और इनका उद्देश्य क्या है, इसमें राशि कितनी डिसाइड की गई है वो भी आपको याद रखना है। ठीक, इसको पिक के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, पहली है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए का जो निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, दूसरी है अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, क्या है? दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत क्या कर रही है सरकार? जो प्रति परिवार है, ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है, यानी कि एक परिवार को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ठीक, कब दिया जाएगा? जब उसके 2 या 2 से अधिक, ठीक, जो नागरिकों की या सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, अगर मृत्यु नहीं होती है और सपोज करो एक हाथ और एक पैर टूट जाता है, ठीक, तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों में से कोई टूट जाता है, ठीक है, तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, अगली जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इसके तहत क्या करी है सरकार? 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। किसको? कि जो व्यक्ति घायलों को कहाँ पर पहुँचाएगा? अस्पताल में पहुँचाएगा। ठीक, तो ये सारी योजनाएं हैं, मिलती जुलती योजनाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखबार में देखा गया रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ठीक है, देखो ये रामगढ़ बांध है, ये अभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो जयपुर शहर है, ठीक है, उसमें देखो थोड़ी सी बारिश में भी क्या होता है, जो मतलब सड़कों पे पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रामगढ़ बांध है ये सूखा क्यों है, जबकि ये कहाँ पर है? जयपुर में ही है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि ये बांध अभी तक सूखा क्यों है, इसमें पानी क्यों नहीं है। बाकी हमको देखने को मिल रहा है कि सभी जगह पानी ही पानी है। ठीक है, बाढ़ ही बाढ़ आ रही है। ठीक, तो ये जो रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 4 हैं, बाणगंगा, कोठारी, जवाई और गंभीर नदी। ठीक, तो रामगढ़ जो बांध है वो बाणगंगा नदी पर है। ठीक है, अगर बाणगंगा की अगर चर्चा करें कि बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बैराट से निकलती है, जिसको हम विजयनगर भी बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है उस पर भी थोड़ा सा एक प्रवाह क्षेत्र इसका कौन कौन सा है, ठीक है, एक नज़र डाल लेते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा, भरतपुर है। कहाँ पर है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक, बैराट यानी विजयनगर से निकलती है। विजयनगर की भी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये जो मेडगांव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। पहाड़ियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपको याद रखना है कि कहाँ से निकलती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र अगर पूछ ले
कि जयपुर, दौसा और भरतपुर में ये प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। ठीक है, देखो इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसको ताला नदी भी कहा जाता है। ठीक है, रुणनीता नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो रामगढ़ बांध है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1903 में राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 1982 में इसी रामगढ़ बांध में देखो एशियाई जो खेलों हैं उनकी नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? 1982 में रामगढ़ बांध में। ठीक है, देखो 1982 में यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। और अब अगर हम बात करें 2023 की, तो ये 2023 में क्या है? बिल्कुल सूखा बांध है। ठीक, इसलिए एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। ठीक, हाल ही में अखबारों में देखा गया राउंड वॉर्म क्या है? ठीक है, ये जो राउंड वॉर्म है ये क्या है और ये चर्चा का मुद्दा क्यों है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, जीव या तूफान। ठीक है, तो राउंड वॉर्म क्या है? एक प्रकार का जीव है। क्या है? एक प्रकार का जीव है। देखो ये चर्चा का मुद्दा क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसकी खोज की है। ठीक है, और इसको पुनर्जीवित किया है। कि पहले मरे हुए अवस्था में था, सुसुप्त अवस्था में था। ठीक है, यानी कि ये एक्टिव नहीं था, अब इसको एक्टिव कर दिया है। देखो ये कहाँ से मिला है? तो ये साइबेरिया से मिला है। साइबेरिया कहाँ पर है? जो रूस का ऊपरी क्षेत्र है उसको साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। तो ये जो साइबेरिया की बर्फ के नीचे दबा हुआ था पिछले 46,000 वर्षों से। कितने से? 46,000 वर्षों से ये दबा हुआ था। ठीक है, और ये लगभग मृत अवस्था में था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी राउंड वॉर्म नामक जीव की खोज की है और इसको पुनर्जीवित किया है। ठीक है, देखो इसको पुनर्जीवित किया है, उसके बाद वैज्ञानिकों में एक डर भी है और मतलब एक खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि हमने क्या किया है कि 46,000 वर्ष पुराने एक जीव को मतलब फिर से जीवित करने में हमको सफलता मिली है। ठीक है, तो वो डर इस बात का है कि ऐसे हजारों जीव वहाँ पर दफन है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया की जो बर्फ़ पिघलती है और उसके बाद ऐसे ही जीव बाहर निकल कर आते हैं और वो किसी वजह से जीवित हो जाते हैं, तो वो मनुष्य समुदाय पर खतरा हो सकता है। ठीक है, और किसी बड़ी महामारी का ये एक कारण बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि ये जो राउंड वॉर्म है इस प्रकार से दिखता है। ये दिखने में ऐसा जीव है। ठीक है, और बाकी आप इसके बारे में नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन है? ये एक छोटा सा फैक्ट है जो कि सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कार निर्यातक देश है वो चीन है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट भी नहीं है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किया है? ठीक है, देखो कई कई सारे सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करने में ठीक है इसरो ने सफलता हासिल की है। और हमने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था 2017 में, जब 104 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किया था 15 फरवरी 2017 को। ठीक है, तो 15 फरवरी 2017 को इसरो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके ठीक है पूरे विश्व में मतलब शीर्ष स्थान पर आ गया था एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करने में। ठीक है, इससे पहले रूस था। ठीक, देखो हाल ही में हमने क्या किया है, 7 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किया है। और कौन से देश के? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम। ठीक है, तो ये जो 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं वो सिंगापुर के लॉन्च किए गए हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और 104 सैटेलाइट कब लॉन्च किए थे? तो 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किए गए थे। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये देवयानी तीर्थ स्थल है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, पुष्कर, नाथ द्वारा और सीकर, सांबर। ठीक है, तो ये जो देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट्स करके बताना है कहाँ पर स्थित है। तो सांबर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सांबर में स्थित है। ठीक, ये जो देवयानी थी ये थी कौन? इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं
कि देवयानी कौन थी। ठीक है, देवयानी देखो शंकराचार्य की पुत्री थी। कौन थी? शंकराचार्य की पुत्री थी। ठीक है, प्राचीन जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार माना जाता है कि यहाँ पर सांबर में, ठीक है, शंकराचार्य का एक आश्रम था और वहाँ शंकराचार्य की पुत्री को उसके एक शिष्य से क्या हो गया था? प्रेम हो गया था, जिसका नाम था कच्छ। ठीक है, तो कच्छ से उसका प्रेम हुआ था और वहाँ पर माना जाता है कि एक पहले एक झील भी थी सांबर में। ठीक है, तो वो सांबर झील से अलावा एक झील थी। ठीक, सांबर झील तो है ही है, उसके अलावा भी एक झील थी वहाँ पर, जो कि देवयानी तीर्थ स्थल के रूप में वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देवयानी कौन थी? तो शंकराचार्य की पुत्री थी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है।